फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देना इमरान साहब का उनकी अपने साथ बड़ी ज़्यादती है। उनके सामने अपना केस, अमरीकी केस प्लीड करना बेसिकली तो इन इल्ज़ामात को तस्लीम करना है। शहबाज शरीफ साहब लंदन में केस हारे नहीं हैं। इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से? वो मुलाकात सिरे से हुई ही नहीं। जिस मुलाकात के होने को बुनियाद बना के बहुत सारी कहानियां घड़ दी गई। फवाद चौधरी साहब तो अपने एक इंटरव्यू में बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि कोई भी आर्मी चीफ लगे, हमें उस पर मसला नहीं है। तो लगाने वालों ने आर्मी चीफ ही लगाना है ना। अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में फलां शख्स के आर्मी चीफ के ऊपर तकर्र होने के ऊपर खुश नहीं है, हालांकि ये एब्सोल्युटली रबिश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। सर, हमने अपने पिछले वीलॉग में जो है वो इमरान खान साहब का जो एक इंटरव्यू था DW के साथ वो डिस्कस किया, लेकिन अभी वो बात तो पुरानी नहीं हुई थी कि इमरान खान साहब ने एक और इंटरव्यू दे दिया है। वैसे उस इदारे को या उस अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को जो है इंटरव्यू देना बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने इमरान खान साहब पे इतने इल्ज़ाम लगाए थे, बजाय ये कि वो उनको अदालत में लेके जाते और उन्होंने उनको इंटरव्यू भी दिया। और उस इंटरव्यू में जो सबसे हैरानकुन बात थी वो ये कि जो पिछले इतने महीनों से इमरान खान साहब एक बयानिया बेच रहे थे, लोगों को जो है ना वो अमेरिका के ख़िलाफ़ उकसा रहे थे, साइफर लहराया उन्होंने, और अब वो कहते हैं कि जी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो मेरी पॉलिसी थी वो गलत थी। तो क्या उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है या ये इमरान खान साहब कोई नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है? देखिए, दो पहलू हैं इसके जो इस वक्त कहा जा रहा है। एक है जो कि इमरान साहब को फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को, फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसे बिजनेसमैन की बाइबल भी कहा जाता है बरतानिया और यूरोप के अंदर। और फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देना इमरान साहब का मतलब कि उनकी अपने साथ बड़ी ज़्यादती है। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी छापी थी और उस स्टोरी, वो बहुत बड़ी स्टोरी थी, बहुत सारे पेजेस पे रन कर रही थी, मतलब कि वो बड़े जो अखबार के पेजेस होते हैं उन पे थी, जिसके अंदर उन्होंने दस्तावेज़ी सबूत के साथ ये साबित किया था कि इमरान खान साहब किस तरह बैरून मुल्क से जो डोनेशंस लेते हैं और उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, किस तरह जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उनके मुख्तलिफ अदारों के ज़रिए और सारा कुछ। तो उसको इंटरव्यू देना और उनके सामने अपना केस, अमरीकी केस प्लीड करना बेसिकली तो इन इल्ज़ामात को तस्लीम करना है। वरना कम अज़ कम इमरान साहब जो थे वो बंदा अपना नुक्ता नज़र ही बयान कर देता है कि जनाब आप ये बातें दुरुस्त नहीं कर रहे और ये यूं नहीं यूं है। उन्होंने ये अपना नुक्ता नज़र भी बयान नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात और ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं ये तस्लीम, इनको हक़ाइक़ के तौर पर तस्लीम किया और इनको सच मान लिया। और फिर उसी अखबार को वो इंटरव्यू देने बैठ गए और उन्होंने उसके अंदर कहा कि जनाब हमने अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो हमने साइफर वाला ड्रामा किया था वो गलत था। अभी पिछले दिनों डेविड लू साहब का किसी मीडिया के ऊपर इंटरव्यू हुआ है, उसका क्लिप भी सर्कुलेट कर रहे हैं। तो उनसे जब ये वाला मामला साइफर का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस फ्रिवलस मामले के ऊपर, यानी ये खोखला जो मामला है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन कमेंट उन्होंने कर भी दिया। तो खैर एक तो इशू ये था। दूसरा इशू ये था कि जनाब आज अपना जो इमरान साहब की टीम है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हुई पाई जा रही थी और अभी भी पाई जा रही है, और उनके जो कारकुन हैं वो हर जगह के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर मचाते पाए जा रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में केस हार गए हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन में केस हारे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जो मिरर अखबार की तरफ, डेली मिरर अखबार की तरफ से जो जवाब आया था उसका जवाब दाखिल करना था, जिसके लिए उन्होंने जो है वो तारीख़ मांगी। एक तो उसके बारे में ये इतला है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफिशियली बताया गया वो ये था कि ये जो है बुनियादी तौर पे जब अदालत ने जनाब शहबाज शरीफ का ये हक़ तस्लीम कर लिया कि वो इस मामले से मुतासर हुए हैं और उनका केस बनता है, उसके बाद वहाँ की अदालतों का दस्तूर है कि वो मौका देते हैं दोनों फ्रीकैन को कि अगर वो अदालत के बाहर अपना मामला सेटल कर लें तो वो जो है वो चल जाएगा, वो जो है वो चल जाएगा।
तो लिहाजा उन्होंने जो है वो मतलब कि अदालत उसको तस्लीम कर लेगी। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बाकायदा हुक्म इम्तनाही या स्टे ऑर्डर जारी होता है। अच्छा, अगर दोनों फरीकैन ये तय ना कर सकें तो फिर उसके बाद वो दोबारा अदालत को आके बुलाते हैं कि नहीं जनाब, फैसला आप मेरिट पे कर दीजिए। अब जनाब शहबाज शरीफ के वकला ने इस बात के ऊपर कि जनाब हमारा मामला सेटल नहीं हो सका, उसके ऊपर अदालत में आके अर्जी डाल दी और अदालत ने उन्हें तारीख भी दे दी है 23 दिसंबर की, मेरा ख्याल है, या 23 नवंबर की, बहरहाल एक तारीख दे दी। और उस तारीख के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम मेरिट के ऊपर केस सुनेंगे, यानी कि दलाइल दोनों तरफ से सुनेंगे और उसके ऊपर फैसला कर देंगे। लेकिन ये अदालत में दरख्वास्त डालने से, ये अदालत में दरख्वास्त मुश्तरका आनी चाहिए थी, यानी कि मिरर के अखबार जो दोनों पार्टियों की तरफ से, जबकि ये दरख्वास्त जो थी ये शहबाज शरीफ के वकला ने सिंगल हैंडेडली डाल दी। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये एक तरफ तो हमारे साथ मुज़ाकरात में लगे हुए थे और दूसरी तरफ ये अर्जियाँ डाल रहे हैं, तो इनको जनाब इस बुनियाद के ऊपर जुर्माना किया जाए और इनसे कहा जाए कि ये हमारी कॉस्ट दें। वहाँ पे वकला बहुत ज़्यादा जो हैं वो चार्जेस लेते हैं, घंटों के हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं। और यूँ ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 80 करोड़ रुपया या 80 लाख रुपया को इतना कि जुर्माना हुआ है उनको, जो है इस बात के ऊपर कि दूसरे वकला का उन्होंने टाइम ज़ाया किया है तो उनकी फ़ीस अदा करें। केस असल में लगा हुआ है। उनके जुडिशियल सिस्टम को इतना तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस तरह से जुर्माना भी किया और उसके अलावा ये कि जो जिस तरह से यहाँ पे एग्जम्पशन की दरख्वास्त दे दी जाती है कि जी हम मसरूफ हैं या हम इस ओहदे पे हैं और आ नहीं सकते, तो उन्होंने इस किस्म की किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि उन्होंने बताया कि नहीं आप आए, आप जितने भी मसरूफ हैं आए और जो है वो अपना केस निपटाएं। जब आपने केस आगे लेके चलना है तो फिर अपना जवाब लेके आइए ना, कि उन्होंने जो आपके जवाब दिया है तो उसके जवाब का जवाब लेके आइए। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब उसके लिए आप हमें टाइम दे दें। उन्होंने कहा जी टाइम कोई नहीं है, चलो दरख्वास्त अपना जवाब फाइल करो और इतना जुर्माना है आपको। तो वो केस अभी तक पेंडिंग है और उसके क्योंकि इनिशियली तो वो केस विन कर चुके हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, मॉरली तो वो विन कर चुके हुए हैं, लेकिन ये जुर्माना उनको उनके वकील को या उनको देना पड़ेगा। तो ये दो अदालती मामलात हैं या अदालत के रिलेटेड मामलात हैं, या यूँ कहिए कि जो दो मामलात हैं जिनको पीटीआई जो है वो प्लीड करती हुई पाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों के ऊपर प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और हकायक जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यूँ इस बात की अहमियत वाज़ेह हो जाती है कि हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड बन गई है उसको किसी न किसी कानूनी दायरा इख्तियार के अंदर या दायरा कार के अंदर लाना कितना ज़रूरी है। सर, अब इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ दोनों के हवाले से मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो पहले इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जो इनकी ये प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है वो आजकल बहुत ज़्यादा ये खबर डिस्कस कर रही है कि शायद इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो अब पहली जो मुलाकातें थी उनकी तो आपने हमेशा तरदीद की है, तो इस बारे में इस बार आप क्या कहेंगे कि वाकई कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई? देखिए, अपना सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने आर्मी चीफ जो आउट गोइंग हैं अपना बाजवा साहब, उनसे रिक्वेस्ट की कि चूँकि इमरान साहब जो हैं उनकी टांग के ऊपर चोट लगी हुई है तो आप जो हैं उनसे अगर मिल लीजिए कंसोलेशन के लिए, उनकी तबीयत दरियाफ्त करने के लिए, एक तीमारदारी जो होती है उसके लिए, तो वो ज़रा एक जो दिलों में जो कदूरतें हैं वो कम हो जाएंगी, या इस वक्त जो दोनों तरफ से जो तलवारें निकली हुई हैं वो नियाम के अंदर वापस चली जाएंगी। अच्छा, इसकी मिसाल भी मौजूद है ना कि जब अपना अल्लाह भला करे, जब मैं कुलसूम नवाज़ साहिबा जो थी वो जब वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई, फौत हुई, तो आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ साहब को, हालांकि वो उस वक्त जो थे वो कैद में थे और उनको पैरोल पे रिहाई मिली थी अपनी बेगम को दफनाने के लिए, तो वो उस वक्त आर्मी चीफ ने उस कैदी को फ़ोन किया था अफसोस का इजहार करने के लिए। ठीक है, उसकी खबर भी, उसका ट्वीट भी आया था ISPR की तरफ से और उसकी नवाज शरीफ साहब के फैमिली ज़राए ने भी तस्दीक की थी कि हाँ जी उनका तीमारदारी का फ़ोन आया था। तो यूँ इस तरह के मौके के ऊपर फ़ौज की क़यादत जो है वो कौमी लीडरों के साथ
जो है हमदर्दी का इजहार या एक तीमारदारी या कंसोलेशन वगैरह करती रही है। तो इसी पस मंज़र में आरिफ अलवी साहब ने कमर जावेद बाजवा साहब से कहा था। तो कमर जावेद बाजवा साहब ने हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इससे बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने बड़ा सॉफ्टली जो था वो उससे जो है वो कर दिया गया। फिर ये भी है कि उन्होंने इसरार किया कि चले आप फ़ोन पे ही कर लें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब जा रहा हूँ और मैंने जाके पता नहीं और कौन से मामलात देखने हैं। एक तकरीब जो है लाहौर के अंदर होनी है जिसके लिए राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं उन्होंने आके वहाँ पे गाना भी गाना है, सुनाना है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के पास हमें भी मिल जाए, लेकिन मिलने कोई नहीं है ठीक है। और वो एक किस्म की आप समझें कि मतलब कहा जा रहा है कि शायद सिपा सलार जो हैं वो अपनी फरागत को सेलिब्रेट करेंगे उसके अंदर। तो इस तरह की ख़बरें भी हैं हमारे पास। लेकिन जो असल में मसला है वो ये है कि उन्होंने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने अवॉइड किया। हालांकि वो फ़ोन तो किया जा सकता मतलब था। इनकी तरफ से कोशिश बहुत की गई कि मुलाकात हो जाए, नहीं तो फ़ोन पे ही बातचीत हो जाए, लेकिन दूसरी पार्टी ने जो है वो उनको बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं कर पाई। नहीं, हाँ, कॉन्फिडेंट बहुत थे पीटीआई के लोग, इसलिए इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुलाकात हो गई है। उस मुलाकात के अंदर अच्छा। ये कुछ तय हो गया। अब वो मैं दोहरा नहीं सकता कि जनाब फ़लाँ जो है वो चीफ बनेगा और जनाब फ़लाँ ये होगा और फ़लाँ ये होगा और हुकूमत टूट जाएगी और इलेक्शन फ़लाँ डेट को होंगे। ये सारा एक राइटअप सा बना के ना तो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर डाला गया। बाज़ उनके जो लोग थे वहाँ से उन्होंने लेके तो ट्वीट्स भी बहुत ज़्यादा किए और तूफ़ान बर्पा किया। मतलब कि वो मुलाकात सिरे से हुई ही नहीं। जिस मुलाकात के होने को बुनियाद बना के बहुत सारी कहानियाँ घड़ दी गई। तो मैंने कहा कि मतलब कि वो बात के सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो वो वाली बात हो गई है आज। तो लेकिन ये है कि जो इमरान खान साहब के नाकदीन हैं, मैं मुखालफिन नहीं कह रहा, नाकदीन हैं, उनका ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जबकि जो इमरान खान साहब के हामियान हैं उनका ख्याल है कि अभी तुरप का पत्ता उनके पास बाकी है। और जैसा भी ये लॉन्ग मार्च है, ये चलता चलता जब पिंडी पहुंचेगा और इमरान खान साहब जो हैं वो बैसाखियाँ लेके या वो जो क्या होता है जी, वो जो आगे पकड़ के बुज़ुर्ग चलते हैं जिनसे खड़ा ना हुआ जाए, वो लेके उस धरने के अंदर या उस मार्च के अंदर पिंडी में शिरकत करेंगे। अब देखिए उन्होंने इस्लामाबाद से हट के पिंडी को कहना शुरू कर दिया कि जी मैं पिंडी आने जा रहा हूँ। तो जब वो पिंडी में शरीक होंगे इमरान साहब तो एक तूफ़ान होगा जो बर्पा हो जाएगा और लोगों का एक जमे गफ़ीर होगा जो उमड़ आएगा और KPK से भी लोग आएंगे और आज़ाद कश्मीर से भी लोग आ जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान वाले तो पहले ही इस्लामाबाद पहुँच के अंदर कहीं छुपे हुए हैं। तो इसलिए वहाँ वो तूफ़ान जो है वो नहीं संभाला जाएगा। अब PTI की टीम जो है ना इस पे प्रोपेगेट कर रही है, वो तूफ़ान नहीं संभाला जाएगा और फिर जनाब इमरान खान साहब डिक्टेट करेंगे कि किसने आर्मी चीफ लगना है और एक सरप्राइज़ होगा जो वो देंगे। मेरा ख्याल है कि ये भी प्रोपेगेंडा ही लगता है बज़ाहिर। नहीं, लेकिन सर फवाद चौधरी साहब तो अपने एक इंटरव्यू में बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि कोई भी आर्मी चीफ लगे हमें उस पर मसला नहीं है, हमें सिर्फ लगाने वालों से इशू है। जी, तो लगाने वालों ने आर्मी चीफ ही लगाना है ना, क्या ख्याल है? वो कह रहे हैं कि वो जिसको मर्जी लगा दे, वो तो जितने भी जर्नल है वो सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। हाँ। तो ये बात कुछ मेरी भी समझ में नहीं आई थी, तो अब आपने जिक्र किया तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं कि वो सब उनके लिए काबिल एहतराम है, तो फिर लगाने वाले किसी को मर्जी लगा दें तो उनको कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। भाई मेरा मतलब है कि लगाने उन्होंने आर्मी चीफ ही लगाना है, कोई राबड़ी वाला दूध तो नहीं पिलाना। तो मेरा मतलब रबड़ी वाला तो मेरा मतलब है कि अगर जिसको मर्जी लगाने पे कोई एतराज़ नहीं है तो लगाने वालों पे एतराज़ है। अब देखिए हमने एक ख़बर दी थी कि ख्वाजा आसफ़ जो हैं उन्होंने वहाँ पे जो है वो किया है, ये बात कही है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आके कि ये नवाज़ शरीफ के मशवरे से ये हम आर्मी चीफ़ की तकर्री के ऊपर मशवरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर कल को PTI अदालत में जा सकती है कि देखिए नवाज़ शरीफ साहब एक कन्विक्टेड आदमी है
और वो आर्मी चीफ को कैसे तकर्रर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि ख्वाजा साहब की गोशमाली हुई है बाकायदा, कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। आपको ख्वाजा साहब पिछले 2 दिन से नज़र नहीं आ रहे मीडिया के ऊपर, अगर आपने गौर किया हो तो ये उस गोशमाली का नतीजा है। वो शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम तो कभी मिस नहीं करते, और किसी को टाइम दें या ना दें। शाहजेब ने तो लगता है कि उनको साथ वाले कमरे में बिठाया होता है उनको और राना सनाउल्लाह उनको भी और राना सनाउल्लाह को भी। ये जी, दोनों शख्सियात, और किसी का फोन उठाए ना उठाए और किसी को इंटरव्यू दें या ना दें, लेकिन 10 बजे जो है ना वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आपको जरूर मिलेगी। जी ज़रूर मिलती है। लेकिन आज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, वो ये है कि पीटीआई ने जो है वो अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट की तीनों रजिस्ट्रीज़ को, लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में। कोयटा में पता नहीं वो क्यों नहीं गए, वहाँ पे भी एक रजिस्ट्री होती है। तो वहाँ पे उन्होंने अप्रोच किया है विद द एप्लीकेशन के जनाब इमरान खान साहब जो है वो उसके तहत जो उनके दरख्वास्त के मुताबिक जो है वो FIR दर्ज की जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक केस डिसाइड कर चुकी है पहले, सुगरा बीबी के वर्सेस स्टेट के नाम से वो केस का टाइटल है, जिसके अंदर अदालत ये करार दे चुकी है कि जब किसी एक वाक़े की एक FIR दर्ज हो जाए तो फिर बाकी वाक़यात जो होते हैं, या जो मतलब कि दोनों फ्रीकैन में से अगर कोई उसके नई FIR दर्ज करवाने के लिए आना चाहता है तो वो उसकी ज़िम्नियों के अंदर उसका नुक्ता नज़र कवर होगा, नई FIR दर्ज नहीं होगी। तो वो बहरहाल, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं, बुनियादी मतलब तो प्रेशर डालना है। जो लाहौर कराची की रजिस्ट्री के ऊपर इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं वो भी अल्टीमेटली रेफ़र कर दी जाएंगी प्रिंसिपल सीट को इस्लामाबाद के अंदर, और यूँ बेसिकली उनका एक काम है कि वो प्रेशर बढ़ाएं उसके ऊपर, और वहाँ पे इकट्ठे हुए। आज लाहौर में भी उन्होंने दरख्वास्त दी है और कराची के अंदर भी दरख्वास्त दी है। देखिए अदलिया इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। सर चलते चलते जो है वो मैं आपसे शहबाज शरीफ साहब के बारे में पूछना चाहूँगी कि उनकी वापसी हो गई है, लेकिन साथ ही ये भी अब सामने आ चुकी है बात कि MBS का दौरा जो है वो मुलतवी हो चुका है। तो शहबाज शरीफ के बारे में बताइएगा कि लंदन से वो डिनर में जो है वो क्या क्या करके आए और वहाँ पर क्या क्या उनकी गपशप हुई, और ये MBS का दौरा जो मुलतवी हो गया है तो क्या वो इसको दोबारा से जो है वो रीशेड्यूल करवा पाएंगे, क्योंकि ये दौरा तो कहा जा रहा था कि हमारी मैशियत के लिए बहुत अहम है। जी बिल्कुल, बहुत अहम है। मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब को जो चाइना के दौरे से पहले सऊदी अरब वो चले गए थे या बुला लिया गया था, तो बहुत सारी बातें वहाँ पे तय हो गई थी। उन्होंने अनाउंसमेंट करने आना था, और अनाउंसमेंट उन्होंने एशिया के दौरे पर निकलना था ना MBS ने। पहले उन्होंने पाकिस्तान आना था, फिर इंडिया जाना था, फिर थाईलैंड जाना था, फिर कोरिया जाना था, और आखिर में G20 की एक कॉन्फ्रेंस थी इंडोनेशिया बाली के अंदर। इंडोनेशिया बाली के अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी है सऊदी अरब की, और बहुत ज़्यादा इंडोनेशियंस जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं, और इस जो सरमायाकारी जो है इसके नतीजे में उनके ताल्लुकात तकरीबन बहुत क्लोज़ हो गए हैं गुज़िश्ता 10 से 15 साल के अंदर। जिस लेवल पे किसी दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हुआ करते थे, उसी लेवल के ऊपर इंडोनेशिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात चले गए हुए हैं। तो लिहाजा ये कोई MBS का या किसी भी सऊदी शाह का पहला दौरा नहीं है जो इतने लाओ लश्कर के साथ होना था। तकरीबन 16 जहाज़ जो हैं 747 टाइप के जो जहाज़ हैं उनके अंदर सऊदी शाह और उनके मुसाहिबीन ने अपना साजो सामान लेके वहाँ पे पहुँचना था। तो अब वो बाकी 4 ममालिक को उसमें से जो है वो कर रहे हैं, जिसे कहना चाहिए स्किप कर रहे हैं, और वो जा रहे हैं सीधा G20 की मुलाकात के अंदर, और उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये आ गया है। हम ये समझते हैं कि तमाम पार्टियों को दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का हक़ हासिल है। जिस तरह PTI किया करती है उस वक्त इसी तरह इस वक्त PMLN कर रही है कि जनाब दौरा मुलतवी हुआ है या कैंसिल हुआ है तो वो इनके इसकी वजह से हुआ है, ये उनका हक़ है, लेकिन हक़ाइक़ बयान कर देने चाहिए। और हक़ाइक़ यही हैं कि सऊदी अरब की अपनी कोई टेक्निकल रीज़न थी, वो G20 के दौरे का शेड्यूल नहीं बन पा रहा था, तो जिनसे उन्होंने ज़्यादा अहम बातें करनी थी उनको उन्होंने सऊदी अरब बुला लिया था। पूरी काबीना 21 लोगों समेत
मतलब वज़रा समेत हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, चाइना के दौरे पे जाने से पहले। तो चीज़ें तो उसमें तय हो गई थी, सेटल डाउन हो गई थी। तो इसलिए उनका अनाउंसमेंट होना था। अनाउंसमेंट ताख़ीर से भी हो सकता है, हमारे यहाँ आर्मी चीफ़ की तकर्री हो जाए तो फिर उसके बाद होगा। लेकिन इससे बहुत सारी बातें जो हैं वो PTI के जो हामी तजिया निगार हैं या उनके एंकर्स हैं उन्होंने निकाली, और उन्होंने कहा कि जनाब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में फ़लाँ शख्स के आर्मी चीफ़ के ऊपर तकर्र होने के ऊपर खुश नहीं है। हालांकि ये एब्सोल्युटली रबिश है, ये बिल्कुल गलत है। सऊदी अरब जो है वो इस तरह की कोई डिक्टेशन ना कभी पाकिस्तान को देता है ना पाकिस्तान उससे लेता है, ठीक है। ये जो था सिर्फ मतलब कि ज़ाहिर है दोनों पार्टियों को उसके ऊपर हक हासिल है। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर PMLN ने जवाबी जो था वो प्रोपेगेंडा ये कर दिया कि जनाब वो तो बेसिकली करना ही नहीं चाह रहे थे, मतलब कि बेसिकली जो है वो तो इनकी वजह से कैंसिल हुआ है। तो दोनों फ्रीकैन गलत हैं, हकीकत उसके कहीं दरमियान में एग्जिस्ट करती है। अच्छा सर, तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो शहबाज शरीफ खास बातें करके आए हैं उसका थोड़ा सा अहवाल बताइएगा कि आपके ख्याल में जो है वहाँ क्या गपशप हुई है इनकी। देखिए उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये है कि मतलब कि बेसिकली PMLN ने जो गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ साहब ने वो पोस्ट अपॉइंटमेंट की गुफ्तगू है, जिसके लिए उन्होंने अपना एक दौर बढ़ाया, एक उसके अंदर एक्सटेंशन भी की है। और वो ये है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त उनकी पार्टी की मकबूलियत जो है वो लोएस्ट लेवल पे चली गई हुई है, क्योंकि उन्होंने महंगाई की है, क्योंकि उन्होंने जो है आम ज़िंदगी के अंदर कोई आसानी तो फराहम नहीं की। तो जो मेरी इतलात हैं या मेरा जो कुछ इतलात हैं, कुछ हंच है कि वो बेसिकली अप टू द इलेक्शन जो उन्होंने जिस तरह अपनी पॉलिटिकल जो मुहिम चलानी है, जिसके नतीजे के अंदर उन्होंने अपनी पुरानी मकबूलियत को बहाल करने की तरफ जाना है, जो नवाज शरीफ साहब का एक मतलब कि खासा रही है कि वो उनके दौर के अंदर जो है वो लोगों को रिलीफ भी मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होती है, और उसकी तरफ जो लेके जानी है बेसिकली उस स्ट्रेटजी के ऊपर। नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई इम्कान है या ये इसी तरह से मुलाकातें और मुशावरतों के लिए बस दौरे ही होते रहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें ये वाला जो वो चाहते हैं कि अपनी मकबूलियत की बहाली की तरफ वो चलें, उसके लिए नवाज शरीफ साहब को खुद आना पड़ेगा। और इस वक्त कहा जा रहा है कि वो दिसंबर, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि उनके आने का कोई इम्कान है या नहीं है। दिसंबर या जनवरी के अंदर किसी वक्त उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इस दौरान हुकूमत जो कि डिसीजन उसने लेने हैं, पॉलिटिकल डिसीजन वो कैसे लेती है। चलते चलते आपको ये भी बताते चलें कि दुबई के अंदर इसहाक डार साहब ने ये ऐलान किया है कि रूस के साथ उनका मुआहदा हो गया, और तेल की ख़रीदारी का रूस के साथ। और आपको हम ये बता चुके हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि रूस से तेल कैसे आना है। इस वक्त सऊदी अरब और UAE जो हैं वो रूस के तेल के बहुत बड़े ख़रीदार हैं, तो वो सस्ता तेल रूस से ख़रीद के ख़ुद इस्तेमाल करते हैं और अपना तेल महंगा जो है वो लोगों को बेचते हैं, दुनिया में बेच रहे हैं, क्योंकि रूस पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं और रूस जो है वो नहीं अफोर्ड कर रहा ज़्यादातर। उसे यूक्रेन के कुछ इलाके जो वो ऑक्युपाई कर चुका था, खोरसन जो है वो भी खाली करना पड़ गया है। वो खोरसन कहते हैं, हम उसको खुरासान कहते हैं। तो खुरासान बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है, तो वो भी खाली करना पड़ गया है। बाकी जो 2 इलाके रह गए हैं उनके ऊपर जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए उसने इजहार कर दिया। तो खैर ये हम फिर किस दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है वो तेल जो है वो UAE और सऊदी अरब के रास्ते हम तक आना है। और UAE में बैठ के इसहाक डार साहब का ये कहना कि जनाब मुआहदा मुकम्मल हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो सप्लाई चेन भी डेवलप हो गई है। तो चलें, अगर ये सारे इकदामात मटीरियलाइज हो गए, मैं ये यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो फिर नवाज शरीफ साहब की दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में वापसी हो सकती है। वरना मैं उसी बात पे कायम हूँ कि वो इलेक्शन की तारीख के 2 से 3 माह पहले वापसी करेंगे, और वो जो है वो बस देख लें। ये दोनों ऑप्शंस हैं, ये हुकूमत के इकदामात पे मुनसर है कि वो कैसे करती है। चले
जैसे जैसे वक्त करीब आएगा तो इस पे जो है वो हम आपसे पूछते रहेंगे। बहरहाल आज जो है वो आपने डिटेल से तज्जिया सुना रिजवान रज़ी साहब का मुख्तलिफ इशूज़ पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।